पढ़े थे ना भाई। हाँ, 7 उपग्रह लगे हुए हैं। नाविक 7 उपग्रहों से चल रहा है। करंट में हमने अपडेट क्या किया है नाविक में कि आईएमओ ने नाविक को अनुमति दे दिया है। किस चीज के लिए? कि कोई भी जलयान महासागरों में नाविक सैटेलाइट को कनेक्ट करके और वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। इसको कल आपने किया है कि नहीं किया? क्या? अरे समझे हो, लिखे नहीं हो, यही है ना। नाविक का क्षेत्र क्या है? तो 1500 किलोमीटर। हाँ, एक चीज और, ये नाविक के सामने चुनौती क्या है? चुनौती तो निश्चित रूप से मत छोड़ना तुम लोग। नाविक के सामने क्या चुनौती है भाई? कुछ चुनौती बताओ। नाविक के सामने चुनौतियां क्या है? नाविक के सामने किस चीज की चुनौती है? हाँ, सबसे बड़ी चुनौती है कि नाविक की जो सेवा है, यह सेवा तो निशुल्क है, सेवा निशुल्क है, लेकिन सैटेलाइटों के रख रखाव पर बहुत बड़ी राशि खर्च होती है। और भारत एक बहुत बड़ा पूंजी वाला देश है नहीं। तो एक समस्या जो दिख रही है नाविक के सामने, उस सबसे बड़ी समस्या यही है नाविक को कि उसके मेंटेनेंस को लेकर के समस्या उत्पन्न हो सकता है। दूसरा क्या कह सकते हो? दूसरा क्या कि नाविक सॉफ्टवेयर का जो प्रयोग करता है वो सॉफ्टवेयर भी हमारा अपना नहीं है। अभी भी तो हमारी डिपेंडेंसी है ना सॉफ्टवेयर पर दूसरे देशों के साथ। तो बस ये नाविक है। थोड़ा सा 4 लाइन लिखो नाविक पर, फटाफट लिखो। क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली। नाविक, नाविक क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली। रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम। जी हाँ, आ जाइए। रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम, रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम, क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली। इंग्लिश हिंदी दोनों है, चलेगा। देखिए, इस प्रणाली में उपग्रहों का संयोजन, इस प्रणाली में ग्रहों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि एक क्षेत्र विशेष में नेविगेशन सिस्टम काम करता है। एक क्षेत्र विशेष में नेविगेशन सिस्टम कार्य करता है। आप चेंज कर लो। भारत का नाविक एक क्षेत्रीय प्रणाली है, जिसमें कितने उपग्रह हैं? जी हाँ, 7 उपग्रह हैं, जिसमें 7 उपग्रह हैं, इन 7 उपग्रहों में तीन भूस्थैतिक कक्षाओं में
इन भूस्थैतिक कक्षाओं में, और चार भूतुल्यकारी कक्षा में। कल समझाए थे ना, जियोसेंट्रिक भूस्थैतिक कक्षा में, और 4 किस में, भूतुल्यकारी कक्षा में। अब जिस दिन पढ़ा रहे थे लियो, जियो, मियो, तो उस दिन समझ रहा था कि पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो सबकी जरूरत है ना, जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनको यही समझ में नहीं आएगा कि भूस्थैतिक किसे कहते हैं और भूतुल्यकारी किसे कहते हैं। देखिए उसी में एक पॉइंट और लगा लो, नाविक भारत के इर्द गिर्द, नाविक भारत के इर्द गिर्द 1500 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करते हैं। 1500 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करते हैं। सुनो, अब देखोगे इसमें एटॉमिक क्लॉक लगा होता है। इसमें जो क्लॉक होता है उसको एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। वहां तक आपको पहुंचाया जाए। जी हाँ, सुनो, कुछ समय पहले जो है इसके एटॉमिक क्लॉक में खराबी आ गई थी। उसको दूर करने के लिए एक अलग से सैटेलाइट भेजा गया, IA या 1I। उस सैटेलाइट से एटॉमिक क्लॉक जो है ठीक किया गया है। भारत और इजराइल दोनों मिलकर के और एटॉमिक क्लॉक को बनाने की बात कर रहे हैं। भारत और इजराइल दोनों एक समझौते के तहत एटॉमिक तकनीक को विकसित करने के लिए एटॉमिक क्लॉक का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में कहीं लिखना नहीं है। हाँ, इतना प्री के नजरिए से आप ठीक करके रखिएगा कि एटॉमिक क्लॉक तकनीक पर भारत के साथ किस देश की साझेदारी है, तो इजराइल की। याद रहेगा ना। देखो, इजराइल भी अभी हमारा मित्र बनने के लिए बहुत उत्सुक है और वो चाहता है कि हम भारत के नज़दीक रहें। ये इसलिए भी क्योंकि भारत एक वैश्विक बाजार बनता जा रहा है। सुनो, भारत को विश्व का सबसे बड़ा बाजार क्यों कहा जाता है? भारत को विश्व का सबसे बड़ा बाजार क्यों कहा जाता है? हाँ, यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो हाँ, क्रय शक्ति भी अब बढ़ रही है लोगों में। पहले क्रय शक्ति इतनी नहीं थी ना, तो इनकम जैसे बढ़ेगा क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी तो विश्व के जितने भी तकनीकी वाले देश हैं वो सब इधर ही ध्यान आकृष्ट करेंगे ना। तो अपने यहाँ देखो, सैमसंग कंपनी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में, रेडमी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया। आ जाइए, आ जाइए। काहे का हंस रहा है जी? काहे का हंस रहा है बताओ? ये कह रहा है कि सर इजराइल का भारत से एक तरफा प्यार कैसे हो गया सर? एक तरफा प्यार नहीं है, वो भारत भी अपने वो ढके हुए घूंघट और आधी खिली खिड़की से इजराइल से प्यार करता है। अभी उसका जो है अभी जो है इसका इजहार करने का सही समय नहीं है। अभी सुन रहा है कि सर भाग जो है, भारत भी क्यों नहीं कह रहा है कि भाग सिमरन भाग, अपनी जिंदगी जी ले,
अभी उसके लिए सही समय नहीं है, सही समय आने दीजिए, हम लोग उस चीज को संतुलित कर लेंगे, ठीक है। छोड़ो हटाओ, अब उधर हमको मत लेके चलो, पढ़ाने दो नाविक को, क्योंकि ऐसे क्लास आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रयोग कहाँ हो रहा है भाई, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं नाविक का? एक मानक सेवाएं हैं और दूसरा प्रतिबंधित सेवाएं हैं। नाविक दो क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देता है, एक देता है मानक क्षेत्रों में और दूसरा देता है प्रतिबंधित क्षेत्रों में। कोई दिक्कत? तो मानक क्षेत्र की जो सेवाएं हैं वह हमको आपको सबको उपलब्ध है, प्रतिबंधित क्षेत्र की सेवाएं सबको उपलब्ध नहीं है। किसको उपलब्ध है? तो सेना को। सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि अब सेना से संबंधित कोई भी जानकारी भविष्य में लीक होने की संभावनाएं नगण्य रहेगी, रहेगा ना, कोई दिक्कत? हाँ, कल ही समझा रहे थे कि देखो हम लोग सुरक्षित नहीं है। कितना लोग अपने आप को सुरक्षित किया है घर जाके? किसी ने नहीं किया? हाँ, ऊपर आगे हम कर दिए हैं सर। हाँ, संभव नहीं है, हाँ संभव भी नहीं है कि आप अपने, हाँ लेकिन याद करो फिजिकल से ज्यादा सुरक्षित डिजिटल नहीं हो सकता है कि नहीं है? तो जहां कहीं भी बातें हो कैसे रहो, फिजिकली सब ठीक है, डिजिटली सुरक्षित नहीं है क्या? हाँ, कभी उकसाना भी बात बहुत कहता है कि अगर ऐसा करोगे सुसाइड कर लेंगे, है कि नहीं है? बगल वाला फोन स्विच ऑफ करके खोलता है, कहता है कि फिर सुसाइड कर लो, तो कर लो, गिरो मरो, एक्सीडेंट कर लेंगे, कट जाएंगे। सुनो, फोन पर मैसेजेस से ही सब बात नहीं है कि नहीं है? सामने पकड़ा जाए कोनो और कहे कि नहीं ये नहीं तो सुसाइड मार देंगे, तो तुम्हारा बॉडी, तुम्हारी रस्सी, तुम्हारा घर, उसमें हम क्या करेंगे? मतलब है हम लोग का नहीं है, बाहर में जाए। चलो हटाओ, क्लास पर रहने दो, भटकाओ मत, ठीक है, टू द पॉइंट रहना है क्लास में आज। लिखो, नेविगेशन सिस्टम दो प्रकार की सेवाएं देते हैं। नेविगेशन सिस्टम दो प्रकार की सेवाएं देते हैं। नेविगेशन सिस्टम कितने प्रकार की? हाँ, दो प्रकार की सेवाएं देते हैं। पहला मानक सेवाएं, पहला मानक सेवाएं और दूसरा होता है बंधुओं प्रतिबंधित सेवाएं। प्रतिबंधित सेवाएं, पहला मानक सेवा और दूसरा प्रतिबंधित सेवाएं। मानक सेवा और प्रतिबंधित सेवाएं। स्टैंडर्ड मानक को और प्रतिबंधित को प्रतिबंधित को लिखो, ऐसे लिखो सैन्य सेवाएं लिखना। सैन्य सेवाएं, सैन्य सेवा को क्या बोलेंगे? आर्मी सर्विस, ठीक है, सोल्जर्स, सोल्जर सर्विस, सोल्जर सर्विस, ठीक है। और मानक सेवाएं, स्टैंडर्ड सेवाएं, मानक सेवाएं, स्टैंडर्ड सेवाएं, स्टैंडर्ड सर्विस, ठीक है। अभी कोई नहीं था इसलिए हम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, अब बोलते रहेंगे। चलिए लिखो, मानक सेवाएं या स्टैंडर्ड सर्विस गैर सैन्य कार्यों के लिए, गैर सैन्य कार्यों के लिए, गैर सैन्य कार्यों के लिए दी जाती हैं। इसमें 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 20 मीटर तक की त्रुटि हो सकती है। कितना? यहां देखो, जी हाँ, 20 मीटर तक की त्रुटि हो सकती है मानक सेवाओं में, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 20 मीटर तक की त्रुटि हो सकती है। 20 मीटर तक की त्रुटि हो सकती है। 20 मीटर तक की त्रुटि समझ रहे हो ना, कि जैसे यहां से जू का डिस्टेंस दिखा रहा है, उसमें डिस्टेंस में कितना का डिफरेंसेज है?
हाँ मैक्सिमम 20 मीटर इधर उधर हो सकता है, बाकी सटीक है। तो इसको क्या कहोगे, सटीक है ना। लेकिन सैन्य वाला को और भी डेवलप कर दिया गया, उसमें 5 मीटर की त्रुटि है। और हम तो चाहते हैं कि ये हर स्तर पर प्रयास करके, अरे हम लोग आम वाला का हटा दो, आम वाला तो हम लोग 5 मीटर 20 मीटर 25 मीटर कौन कहे, 1 आध किलोमीटर मैनेज कर लेंगे, करेंगे ना। लेकिन सैन्य क्षेत्रों की सेवाओं को त्रुटि रहित कर देना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। क्योंकि सेनाओं के साथ पूरा देश और हमारा भविष्य जुड़ा है। आज कोई सरहद पर इस ठंडी में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो हम अपने घरों में अलाव जला पा रहे हैं। हकीकत ही है ना। तो वहां तो त्रुटि रहित होना चाहिए ना, सब चीजें होना चाहिए। क्या बालक, कुछ नहीं, क्यों कुछ नहीं है? चलो लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। सैन्य सेवाएं, सैन्य सेवाएं अधिक सटीकता वाली होती है। सैन्य सेवाएं अधिक सटीकता वाली होती है। इसकी त्रुटि रेज, क्या बोलते हैं इसको, इसकी त्रुटि रेज, इसकी त्रुटि रेज 5 मीटर तक होती है। कितना मीटर होता है, 5 मीटर तक होता है बस। कुछ पॉइंट लिख लो, ठीक है, कुछ पॉइंट लिख लो। मानक सेवाओं में, मानक सेवाओं में कुछ पॉइंट लिख लो। सैन्य सेवाओं में तो आपको आवश्यकता नहीं होगी। ए सुन लो मेरे भाई, सैन्य सेवाओं में कहां कहां इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो सैन्य सेवाएं तो मिसाइल चलेंगे, है कि नहीं। अरे कहीं एकदम फिक्स करके इस्लामाबाद पर और यहीं से लॉन्च कर दिया जाएगा। सैटेलाइट है ना, हर प्रकार का नेविगेशन मिलेगा उसको। मानक सेवाओं में तो पहले कहना कि सर पथ प्रदर्शन करने में, अंग्रेजी में लिखिएगा नेविगेशन करने में, ठीक है। दूसरा सुनो, पथ प्रदर्शन करना समझ रहे हो। यहां से गांधी मैदान जाना है, मोबाइल में डाल दिया कि मिशन 50 और फिर उधर फिट कर दो गांधी मैदान, आपका रास्ता बता देगा, ठीक है। कुछ शॉर्टेस्ट और हॉटेस्ट रूट ढूंढते हैं, मत ढूंढना वैसे, ठीक है, नहीं तो बहुत खतरनाक बता देता है कभी कभी। दूसरा क्या है कि ट्रैफिक का प्रबंधन करने में, देख रहे हो, सैटेलाइट हमें सूचित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है कि किन क्षेत्रों में सैटेलाइट ट्रैफिक है और कहां ट्रैफिक नहीं है। कार सब में क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये चीज हो रही है। तो ट्रैफिक मैनेज करने में चल रहा है। और क्या है कि जियो टैग एप्लीकेशन में ये कभी तुम लोग टोल प्लाजा पर गए हो, वहां टैग लगा रहता है, गो टैग। किसे चल रहा है, सैटेलाइट से चल रहा है मेरे भाई, कि तुरंत आपकी गाड़ी वहां पहुंची, कनेक्ट किया, सैटेलाइट पैसा काट उठ के बराबर कर देता है कि हाँ गो फास्ट, ठीक है, हाँ बिना रुकते चलते रहिए। क्या कहता है वो कि कितना समय का समय दिया है, 15 सेकंड से ज्यादा रुकना पड़े तो पैसा छोड़ देंगे, ऐसा कुछ है उसका, कुछ इसी टाइप का है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। यहां देखो, सबसे कम दूरी का रास्ता जानने में यही बताता है। अभी बोले ना कि शॉर्टेस्ट रूट, ये बता देगा। गगन को तैयार करने में, गगन आप लोगों को समझाए हैं, गगन समझ में आया है कि नहीं आया है। अरे कल गगन पर बात कर रहे थे ना, गगनयान नहीं रे मेरे भाई, केवल गगन पर कल बातें हुई थी, याद करो उसको। गगन पर बातें किस क्षेत्र में हुई थी, किस क्षेत्र में हुआ था गगन पर बात, भूल गए हो। आए नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए हम लोग कर रहे थे।
कि अब एयरपोर्ट पर वायुयानों का संचालन भी गगन तकनीक से हो रहा है, जिसमें अब विद्युत चुंबकीय तरंगों से नहीं, डायरेक्ट सैटेलाइट से हम लोग उस चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हमने एक उपलब्धि बताया था कि अलग अलग क्षेत्रों में इसकी अलग अलग उपलब्धियां बनेंगी। अब बिहार अगर 20 एयरपोर्ट बनाए तो उसको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होना है, खर्च कम हो चुका है। नहीं तो पहले क्या था कि हर एक एयरपोर्ट पर एटीसी एक ऐसा रूम बनाता था जहां से विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रवाहित करके और हर प्रकार के सिग्नल उपलब्ध किए जाते थे। उसकी जरूरत नहीं है, लिख लो। नेविगेशन करने में हो गया, पथ प्रदर्शन करने में। दूसरा, ट्रैफिक का प्रबंधन करने में, ट्रैफिक का प्रबंधन करने में। अवस्थितियों को जानने में, अवस्थिति बोलते हैं लोकेशन, लोकेशन, ठीक है। शॉर्टेस्ट रूट जानने में, सबसे कम दूरी का रास्ता जानने में, गगन तैयार करने में। लिखो, नाविक की चुनौतियां। थोड़ा गगन लिखवा देंगे क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, मैं बहुत पक्षधर हूं कि जो चीज तुम लोग पढ़ रहे हो उसको घर लिख के ले जाना, क्योंकि क्लास में एक बार तो तुमको समझ में आ गई। अब मशीन थोड़े हो कि एक बार जो सुने हो उसको रिकॉर्ड कर लिया, फिर भूलोगे, फिर कॉपी एक बार उलटना, फिर याद रहेगा। इसी से रिवाइज होता चलेगा ना। तो क्लास में जो चले उसको लिख लेना जरूर, ठीक है। कहाँ है हम लोग? हाँ, चुनौतियां। नंबर 1 लिखो, नाविक का रख रखाव करने में, नाविक का रख रखाव करने में एक बड़े पूंजी की जरूरत होती है। नाविक का रख रखाव करने में एक बड़े पूंजी की जरूरत होती है, जबकि जबकि इसके द्वारा दी गई सेवाएं, जबकि इसके द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क है। इसके द्वारा दी गई सेवाएं क्या है भाई? निःशुल्क है। दिक्कत है किसी को? इसके द्वारा दी गई सेवाएं कैसी है? हाँ, एकदम निःशुल्क सेवा है। आगे लिखना। नेक्स्ट, और चुनौतियों को लिख लो। शासन और सुनो, शासन प्रशासन का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि आपको चुनौतियां समझ में आ जाए, कारण समझ में आ जाए और आपके मन मस्तिष्क में उसका निवारण भी तैयार हो, तो आप शासन प्रशासन के लिए दक्ष है। नहीं तो कारण पता नहीं चल रहा है। अब हम लोग से देखता है, लड़का आके बात करता है तो अपनी कमजोरी का एक वर्ड बताया तो हम लोग उसी के कमजोरी का 10-20 वर्ड बता देते हैं। अभी नीचे कुछ बच्चे मिले थे, हमने सबको कहा है कि देखो एकदम आपके मेंटर्स की तरह हम हैं, आप लोग लिखो, खूब लिखो। आपको जहां गाइड की जरूरत पड़ेगी हर स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा गाइड आपको, लेकिन आपको मेहनत तो खुद ही करना होगा ना, खुद ही करना पड़ेगा। हमने एक क्वेश्चन दिया, किसी ने अभी तक लिख करके उसको नहीं दिखाया, तो लिखे हैं तो लिख करके क्या किए? उसको आज लाए हैं। अच्छा, छुट्टी के टाइम ये तरीका नहीं है। तरीका यह है कि उसको आप यहाँ जमा करवा दीजिए, ठीक है। हाँ, उसको जो है उसको हम लोग चेक करके उसमें जो सुधार की ज़रूरतें होगी उस पर लिख के और आपको रखा रहेगा, अपना आकर के ले जाइएगा। क्योंकि बहुत समय थोड़े है कि सबसे पर्सनल इंटरेक्शन डेली होते रहेगा, नहीं होगा ना।
तो आप लोग लिख करके लाओ और सब सब्जेक्ट का लिखो, ठीक है, सब सब्जेक्ट पर लिखो। और हम तो देते ही रहते हैं साइंस एंड टेक में, लिख करके यहाँ रख दो, मैनेजमेंट टीम के द्वारा मेरे पास तक पहुँचा दिया जाएगा और जो सर लोग रहेंगे उनके पास तक पहुँचाया जाएगा और आपको लिख करके मिल जाएगा। जो सुधार की ज़रूरत होगी वो सुधार उस पर लिखा रहेगा कि क्या करिए, ठीक है। अब लड़कों ने कहा कि सर कहाँ से लिखे पता ही नहीं चल रहा है, कंटेंट तो दिमाग में आ जाते हैं, अब कहाँ से लिखे यही क्लियर नहीं हो रहा है। हमें यही समस्या पूरे हिंदुस्तान की है कि लिखे कहाँ से, ठीक है। हाँ, तो लिखना बहुत सरल चीज़ है कि कहाँ से लिखना है, ठीक है। कैसे भूमिका बनाना है ये शिक्षक से सीखो, निष्कर्ष कैसे लिखना है शिक्षक से सीखो, और जो बॉडी पार्ट है वही ना क्लास में चल रहा है, इसी को बीच में पकड़ के लिख देना है भाई, कोई दिक्कत? हाँ, एक दिन लिखना सिखाएंगे, एक दिन बिल्कुल बीपीएससी का या यूपीएससी का पूरा एक क्वेश्चन ही उठा देते हैं और सारा क्वेश्चन का भूमिका और निष्कर्ष और उसमें क्या क्या पॉइंट डाला जाएगा, ये पॉइंट पर निश्चित रूप से सबका काम कर देंगे कि एकदम दुरुस्त हो जाए, ठीक है। लेकिन आप पढ़ो, सबके पीछे यही है, ठीक है। भागने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात कि फैक्ट्स केवल जान लेने से आप कमीशन का को फोड़ पाओगे, बहुत मुश्किल है, तो आपको अपना प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। हाँ चलिए ठीक है, सुनो नाविक, नेक्स्ट नंबर लिखो, 2 नंबर लिखो कि नाविक को क्षेत्रीय भाषा में, नंबर 2, जी हाँ, सेकेंड नंबर, पहला तो हो चुका है ना, दूसरा लिख लो, नाविक को क्षेत्रीय भाषा में, रीजनल लैंग्वेज में लिख रही है ना, क्षेत्रीय भाषा में बनाना एक चुनौती होगा। बनाना एक चुनौती होगा। अब एक बात बताओ, मोबाइल कंपनी वाले चाहेंगे अपने मोबाइल में नाविक सॉफ्टवेयर डालना चाहेंगे जी? अरे हम लोग एंड्रॉयड फोन में जीपीएस डाल करके आया है, देखा है कभी तुम लोग अपने फोन में? देखा है कि जीपीएस है कि नाविक है? हाँ जीपीएस है। कारण क्या है उसका? हाँ ग्लोबल है, और नाविक हम लोगों का रीजनल है। तो कोई भी कंपनी जो है रीजनल लैंग्वेज को, रीजनल नेविगेशन को मोबाइल में डालना चाहेगी नहीं, उसका वैश्विक बाजार कमजोर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लोग नहीं डालते। और चाइना इतना तो हम लोग दक्ष है नहीं। अब चाइना वाले अपना डालते हैं, चाइना वाले अपना डालते हैं। चाइना का कौन सा है भाई? चाइना का नेविगेशन कौन सा है? हाँ, एक कंपास है, चाइना का नेविगेशन है कंपास। चाइना में, जी हाँ, ये कंपास है, कंपास है। जैसे हमारा नाविक है तो चाइना का नेविगेशन कंपास है, याद रखना। और रसिया का तो कल बता ही दिए थे, यूएसए का जीपीएस है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छी बात है, ये 2-4 को याद करके रखिएगा। लिखो, आगे बढ़ाओ। थोड़ा गगन पर भी लिख लो मेरे भाई, गगन पर लिखो, आज बातें गगन पर भी हो जाए। गगन पर भी थोड़ी सी बात आपसे करेंगे हम। लिखो गगन पर, गगन, गगन भारत की सैटेलाइट आधारित वायु परिवहन प्रणाली है। सैटेलाइट आधारित वायु परिवहन प्रणाली है। दिक्कत है किसी को? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, याद रखिएगा, भारत की सैटेलाइट आधारित वायु परिवहन प्रणाली है। सबका ठीक है?
उसी में लिखना मेरे भाई कि यह उपग्रहों की सहायता से, यह उपग्रहों की सहायता से विमानों का परिवहन करेगा, उपग्रहों की सहायता से विमानों का परिवहन करेगा। परंपरागत परिवहन प्रणाली में, परंपरागत परिवहन प्रणाली में, परंपरागत परिवहन प्रणाली में, परंपरागत परिवहन प्रणाली में, परिवहन प्रणाली में विमान के पायलट को, विमान के पायलट को एटीसी से, एटीसी एयरफोर्स एयरपोर्ट टेक्निकल कमिटी, एटीसी, एटीसी के साथ, एटीसी के साथ संपर्क में रहना जरूरी है। क्योंकि एटीसी उन्हें नेविगेट करता है, एटीसी उन्हें नेविगेट करता है। हाँ, एटीसी, एटीसी, ठीक है। चलो सुनो, अब यहां देखो, देखता है कि किसी भी देश का फ्लाइट, सुनो, किसी अन्य देश में प्रवेश करता है तो वह फ्लाइट का जो पायलट होता है वह उस देश के एटीसी से संपर्क कर लेगा, ठीक है। अगर इंडिया का फ्लाइट है, वही जा रहा है, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तुरंत पाकिस्तान एटीसी, पाकिस्तान एटीसी है कि नहीं है। और पाकिस्तान वाले कैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों से तुरंत कनेक्ट, उसको देख लेते हैं कि अच्छा कुछ आ रहा है, आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, तो यहाँ तुरंत कनेक्ट कर लिया कि एटीसी, एटीसी हम एयर इंडिया वाले हैं, समझ रहे हो। तो पूछेगा कहाँ जा रहे हो भाई, वो बता देगा कि हमारी फ्लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो कहेगा कि ठीक है रास्ता जाओ, एकदम क्लियर है। अगर उसको संदेह होगा तो क्या करेगा, ऊपर स्टेशन बनल है कि ऊपर रुकेगा। हाँ, हाँ। अब ये अपने तुरंत एयरफोर्स को सूचित कर देगा, अपने एयरफोर्स को सूचित कर देगा। अभी कुछ दिन पहले देखा वो फ्लाइट जो है पाकिस्तान के तरफ से उड़ के गलती से रास्ता भुला के इंडिया में घुस गया था, अभी एक कुछ सप्ताह पहले। हाँ, हम लोगों ने अपने राफेल को उड़ा दिया कि जा उसको खेदो हुआ ऐसे, है कि नहीं है। हाँ, अब राफेल उसको दोनों ओर से पकड़ के करा भागो, अब अपना घुसो पाकिस्तान में, फिर से घुसा दिए कि नहीं घुसा दिए। तो इसका किसका प्रयास है, एटीसी का। अगर एटीसी नहीं होगा तो नहीं चलेगा, चलता नहीं। तो वही चीज है। अब जैसे ट्रेन से, ट्रेन का देखता है ना नेविगेशन सिस्टम, ट्रेन का कैसा है। हाँ, तुरंत गार्ड बैठ करके हेलो पटना जंक्शन है कि नहीं है, अब वो जो है लोकेट करते रहता है। अब तो ट्रेन भी सैटेलाइट से चल रहे हैं, उसका भी नेविगेशन सैटेलाइट से हो जा रहा है, चल रहा है ना। जी हाँ, ये देख रहे हो सैटेलाइट से नहीं चल रहा है। अरे ये बैठे बैठे हमको पता है कि राजधानी अभी कहाँ है, क्या है, सैटेलाइट है ना है। पहले स्टेशन पर जाना पड़ता था, वो कनेक्ट करते थे, आपको फोन लगाना पड़ता था 0612 और यहाँ का नंबर डालिए, 20 बार फोन कर रहे हैं तब एक बार कहीं फोन रिसीव होगा। हाँ बताइए कहाँ है, तो कहता था पता नहीं चला अभी कहाँ है कि नहीं है। इस तरीका का हमारा, जी हाँ, नेविगेशन तंत्र था भाई। ये तो मतलब साइंस एंड टेक की कमाल है कि आज हम इस स्तर पर पहुंचे हुए हैं। पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं, पहुंचे हैं। तो आप इसकी प्राथमिकताओं को मत भूलो। पुराना जमाने के, एक बार एक कहावत, एक आदमी कहता है, सुनो, मेरे यहाँ एक स्टेशन था, वहां से दूसरे स्टेशन की दूरी लगभग
12-13 किलोमीटर है। सुनना, वो अभी कोयला वाला ट्रेन शुरू हुआ था, तो एक स्टेशन पर ट्रेन आ गई ना, तो पता चला कि दूसरा स्टेशन पर स्टेशन मास्टर सो गया है। किसी प्रकार का जो है उधर से कनेक्टिविटी है वो घुमाने वाला था, टेलीग्राम चलता था ना, उसको क्या बोलते थे, टेलीग्राम लाइन, ठीक है, टेलीग्राफ लाइन। वो टेलीग्राफ लाइन जो चलता था पहले, तो टेलीग्राफ लाइन से कनेक्ट होता था ना, सबसे पहले आगरा से कलकत्ता, वही वाला टेलीग्राफ लाइन, ठीक है। अरे घुमा के फोन लगाते थे। अब वो सो गया था, अभी से स्टेशन पर से ट्रेन के गार्ड गए, उसको वहां जगाया गया पैदल, तब जो है ट्रेन का हाँ सिग्नल दिया, तब ट्रेन शुरू हुआ था। इस तरीका की हमारी यात्राएं शुरू हुई है। आज हम नेविगेशन की बात कर रहे हैं, सैटेलाइट आधारित मिसाइल की बात कर रहे हैं, हम विश्व के सबसे सस्ता रॉकेट की बात कर रहे हैं। हमने अपनी इस यात्रा को साइकिल पर शुरू किया था। कभी देखा है तुम लोग? नहीं, देखना जाके घर पे गूगल वूगल पर, ठीक है। साइकिल पर हमने शुरू किया था, लेकिन वो अब्दुल कलाम आजाद सर की जो संघर्ष है कि जो मिसाइल साइकिल से शुरू हुआ, आज विश्व के सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक हम बना रहे हैं कि नहीं। हमारे यहाँ निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल पढ़ना है हम लोगों को। ब्रह्मोस देखो तो सबसे उन्नत मिसाइलों में से एक है ब्रह्मोस। बहुत सारा देश खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ है कि भारत ब्रह्मोस बेच दो, लेकिन हम बनाया तो हमने है ना, मैन्युफैक्चरिंग तो अपने यहाँ किया है ना हमने। उसने अपना तकनीक दिया था ना मेरे भाई, समझ रहे हो ना, उसका तकनीक है, बनाया हम लोगों ने है बहुत सारी चीजों में। चलिए लिखना थोड़ा सा, क्या है भाई? अब देखो अब इस में थोड़ी समस्याएं थी। जो एटीसी वाला सिस्टम था, क्या सिस्टम था कि पायलट जो है अपना से छोटा मार्ग नहीं ढूंढ सकता है नहीं। अगर दिल्ली से पटना आना है, तो अगर रूट बना है कि तुमको लखनऊ गोरखपुर होते हुए पटना में एंट्री करना है इधर से, तो उसको इधर से घूम के आना पड़ेगा। जबकि अगर गगन सुचारू रूप से चलने लगे, तो पायलट जो है सैटेलाइट के इंफॉर्मेशन से शॉर्ट मार्ग भी चला सकता है। जैसे हम लोग गूगल पर मार देते हैं ना कि सबसे सस्ता मार्ग, तो खराब भी होगा तो चल जाएंगे। आने वाले समय में इस तरीका की सुविधाएं मिलेगी और खतरा भी नहीं होगा। क्यों खतरा नहीं होगा हमारे पास? क्यों खतरा नहीं होगा? क्योंकि सैटेलाइट सब चीजों को इंफॉर्मेशन देता रहेगा कि किन क्षेत्रों से विमान है, कहां विमान नहीं है, कैसे हम लोग उड़ रहे हैं। और ऐसा थोड़े कि विमान का गति बहुत ज्यादा है, 600-650 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जो हम लोग जेट का इस्तेमाल करते हैं, अब सुपरसोनिक जो है उन सब का हटा देना। जैसे राफेल वगैरह 3000 से ऊपर लेकर के आया है, 3400-3500 किलोमीटर प्रति घंटा। पता चला 1 घंटा में पाकिस्तान घूम के आ गए पटना। हाँ, 3500-3600 का है राफेल का, 1 घंटा में पाकिस्तान घूम के पटना जाइएगा। ऐसे ही थोड़े है सब, लेकिन कैसे चलता है वो थोड़ा सा आगे बात कर लिया जाएगा। लिखो। मौसम खराब हो, ऐसे करिए, गगन के लाभ है। एटीसी का हाँ, एयरफोर्स टेक्निकल कमेटी करके होता है, उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। हाँ, एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट एटीसी। लिखो, गगन में लिख लो। गगन का निर्माण इसरो और
भारतीय विमान पतन प्राधिकरण मतलब एटीसी, इसरो एवं एटीसी ने मिलकर किया है भारतीय विमान पतन प्राधिकरण। हिंदी में लिखना है इसको, अंग्रेजी में केवल क्या लिखिएगा, एटीसी, जिसमें भारतीय उपग्रहों का प्रयोग नेविगेशन के लिए किया जाएगा। इससे निम्नलिखित लाभ होने हैं। इससे निम्नलिखित लाभ होने हैं। एटीसी ने मिलकर किया है, इससे निम्नलिखित लाभ होने हैं। हाँ, जिसमें चाहे इससे, दोनों वही बात है ना। इससे निम्नलिखित लाभ होने हैं, फिर तुम लोग नौ नाम में फंस रहा है। इससे निम्नलिखित लाभ होने हैं। पहला लिखो, एयरपोर्ट संचालन लागत कम होगा, कॉस्ट कम आएगा। एयरपोर्ट संचालन लागत कम होगा। कॉस्ट क्या होना है, कॉस्ट कम हो जाएगा, दिक्कत है। दूसरा क्या है बंधुओं, हाँ, संचालन लागत कम आएगा, नेविगेशन कॉस्ट कम होगा। इंग्लिश में लिख लो, नेविगेशन कॉस्ट कम होगा। दिक्कत नहीं ना है, एकदम बैलेंस है इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों। दूसरा लिखना, मानव बल का उपयोग मानव बल का उपयोग कम होगा। मानव बल का उपयोग कम होगा। तीसरा देखो, जहाजों को लैंड करने और उड़ाने में उन्हें मदद किया जाएगा। उन्हें मदद किया जाएगा। आगे लिखना, अंतरिक्ष कचरा, स्पेस वेस्ट, अंतरिक्ष कचरा, फटाफट खत्म करना है टॉपिक को। अंतरिक्ष कचरा, स्पेस वेस्ट, ठीक है। देखिए, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए उपग्रह, कॉमा, रॉकेट, ग्रह, कॉमा, रॉकेट, कॉमा, उसके कल पुर्जे पार्ट्स, पार्ट पुर्जा, उसके कल पुर्जे, जी हाँ, कॉमा। अब ये इंग्लिश वाले आप लोगों को बहुत मजा है, आसान है, दुनिया की सबसे आसान भाषा का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अंग्रेजी का, समझ रहे हो ना। बहुत आसान भाषा है। हिंदी मीडियम के तुलना में अंग्रेजी क्यों आसान है, तो सबसे बड़ा लाभ क्या है, हाँ कि इसमें जो है डंडा नहीं देना पड़ता है। सबसे बड़ा लाभ क्या है, डंडा उंडा खींचने की कहानी नहीं है। हाँ, हम लोग कुछ भी लिखे, अब देखो प्रक्षेपित लिख करके यहाँ लिखना पड़ा है। दूसरा देखो, यहाँ उपग्रह लिख दिए, तो उपग्रह लिख करके बिना डंडा लिखे खींचे छोड़ सकते हो नहीं, लेकिन जो वहाँ लिखेगा वो सैटेलाइट, ठीक है, एकदम चलेगा ही हो चलेगा। दूसरा,
स्पेलिंग एरर इसमें बहुत मायने नहीं रखता है। इसके जो विद्वान हैं वो समझ जाते हैं कि ये छोड़ो चलता है, ठीक है। और कुछ लोग आत्मज्ञान से भी कुछ विद्वान लोग कॉपी का मूल्यांकन कर देते हैं। जैसे यहाँ देखो कुछ स्पेलिंग एरर तुमको दिखा रहे हैं, हमको लिखना है फ्रेंड्स, FR, रुको ये गड़बड़ कर दिए हम, यहाँ लिखते हैं अब हमको पता ही नहीं है कि पहले ई होगा कि बाद में आई होगा, कुछ पता नहीं है हमको। हाँ हम ही नहीं जानते हैं। FREINDS होता है ना, लेकिन घबरा गया, याद आ रहा है कि FRIENDS, क्या करोगे? होशियारी है इसमें, पकड़ के कहीं बीच में मार ना दो इधर। ये किसी पर है, वो समझ जाएगा कि ठीक है ठीक मारा होगा। ये सब सुविधा किसको है? हाँ इंग्लिश मीडियम को। हिंदी में लिखते हैं मित्र तो यही मित्र चलेगा, अगर यहाँ लिख दिए मित्र तो इसको लाल से घेर देगा। तो वाले भाई वही एरर इंग्लिश मीडियम वाला किया तो पास हो गया, हिंदी मीडियम किया तो फेल कर गए। ये लाभ है किसको? इंग्लिश मीडियम वाले को। इसलिए ये लोग थोड़ा बैकअप बना के रखते हैं, ठीक है। हाँ एक चीज और है, सुनो, लेकिन व्यक्तित्व के स्तर पर जो प्रभाव हिंदी मीडियम वाला छोड़ देगा वो इंग्लिश मीडियम वालों के पास नहीं है कहीं भी, व्यक्तित्व के स्तर पर देखो। इसलिए एक अभी ट्रेंड चल रहा है इस देश में, बहुत शानदार ट्रेंड है, अगर आप में कोई हो तो उसको अपनाना। मेंस इंग्लिश में लिख रहे हैं और इंटरव्यू हिंदी में दे रहे हैं। एक ऐसा ट्रेंड चला हुआ है अभी IAS तक में कि मेंस दे रहे हैं इंग्लिश में और इंटरव्यू दे रहे हैं हिंदी में। कारण क्या है? कम्युनिकेट कर पाएंगे ज्यादा अच्छा से। देखो हिंदी का जो शब्द है ना वो बड़ा कोमल है, उदार टाइप का शब्द है, किसी भी व्यक्ति को तुरंत अट्रैक्ट कर लेता है अगर अच्छा शब्द जानते हो तो, पता है ना। और अपना जो है सबसे बड़ा बेहतर ये है, तो लोग चाहते हैं कि हम बातें किस में करें? हिंदी में करें। आप में भी जो लोग इंग्लिश वाले हैं इंटरव्यू दे देना हिंदी में जाके, कोई खतरा उतरा ज्यादा नहीं होगा, एकदम बढ़िया से। और लेकिन वो ठीक नहीं है, हाँ वो सुविधा नहीं लेना ठीक है। हाँ हाँ वो अच्छी बात है, लेकिन वो सुविधा भी ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे दिक्कत हो जाएगा। हिंदी बहुत, अब उसमें देखो आंटी कह देने से जो है ना पूरा खानदान भर के एक टाइप का रिश्ता आ जाता है, नहीं आ जाता है? अंकल कह देने से पूरा खानदान बन जाता है, पता ही नहीं चलता है कि ये मौसी, चाची और कौन कौन, फूफी, हाँ ये सब आ जाते हैं। लो ले तुम लोग, लिखो लिखो आगे लिखो। अंतरिक्ष कचरा पर बात कर लो। समाज का सोशल वेस्ट मत बनो, जैसे स्पेस वेस्ट को हम लोग खत्म कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारा एक धर्म ये भी है कि सोशल वेस्ट को भी हटा दिया जाए। जितने सामाजिक कचरे हैं उन सामाजिक कचरों को चुन चुन के मारना है। कैसे मारेंगे? अधिकारी बनेंगे तब ना मारेंगे, हाँ तब ना सोशल वेस्ट खत्म होगा। अरे बहुत सैल्यूट होता है, कुछ लड़कियां आती है सब एकदम DSP बनी, हम कहते हैं कि अब लगाओ एकदम बड़ा सा गूगल्स लगाओ, है कि नहीं है, और उसमें देखो कौन रोड रोमियो टाइप का आदमी है, उसको उल्टा लटकाओ गाड़ी में, तब ना समाज ठीक होगा। लेकिन वो सब भी निकलती है तो वो सब भी वैसा करने में असमर्थ हो जाती है। खास करके लड़कियां अगर जितनी अभी अधिकारी वगैरह बन रही हैं, अगर चाहें तो बहुत जल्दी समाज का सुधार कर सकती हैं, क्योंकि लड़कियों के हाथ से खाना मैंने थोड़ा ज्यादा प्रभावी है लड़कों की तुलना में, है कि नहीं है? अरे देखना किसी को कोई महिला अधिकारी मारा, महिला सिपाही मार दे, महिला SI मारा और पुरुष मारा, पुरुष का थप्पड़ खाया, दोनों में किसका प्रभाव ज्यादा होगा? महिला का। तो महिलाओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि कम है? अरे महिलाओं के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना, कि आप समाज को स्वच्छ करिएगा। ये 2000 वर्षों का से ज्यादा वर्षों का जो आप शोषण के शिकार रहे, तो अब अपना लौटा लीजिए। हम इसकी पैरवी करते हैं, है कि नहीं है? हाँ ये करिए, मारने का नहीं सर,
मारने का अथॉरिटी मतलब क्या समझे? अब ये कैमरा हमको निकालना पड़ेगा, तब बोलना पड़ेगा अथॉरिटी होता क्या है। रुको। चलिए, बहुत बढ़िया बंधुओं, बहुत बढ़िया। ठीक है, आओ सुनो, लिखना। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए उपग्रह, उसके कलपुर्जे, उसके कलपुर्जे आदि आदि से अंतरिक्ष का कचरा बनता है। आदि से अंतरिक्ष कचरा बनता है। नासा के मुताबिक नासा के मुताबिक नासा के मुताबिक पिछले 50 सालों में लगभग 17,000 उपग्रह, लगभग 17,000 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं। कितना उपग्रह? 17,000 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं।
जिनके अपशिष्टों में, वेस्ट में, जिनके अपशिष्टों में वेस्ट में 10 सेमी से अधिक आकार वाले 10 सेमी से अधिक आकार वाले 10 सेमी से अधिक आकार वाले 23,000 टुकड़े, एक अनुमान है, ठीक है, 23,000 टुकड़े पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। 23,000, 23,000 पार्ट्स रिवोल्यूशन कर रहा है, रिवोल्ट कर रहा है, कहां? पृथ्वी के चारों ओर रिवोल्ट कर रहा है मित्रों। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 5 लाख टुकड़े, 5 लाख टुकड़ा पार्ट्स तो 1 सीएम से बड़ा है, जो 1 सीएम से बड़ा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जो 1 सीएम से बड़ा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जो 1 सीएम से बड़ा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है सबका? अब इसको देखो, ये समस्या है कि नहीं है? बहुत बड़ी समस्या है मेरे भाई। अब इसको कोशिश किया जा रहा है कि इसको कम किया जाए। अब एक केसलर है, एक सिंड्रोम है, एक विचार है, कल्पना है कि टुकड़े आपस में टकरा के और ज्यादा अपनी मात्रा को बढ़ा रहे हैं। एक से दूसरा टकरा के टूटेगा कि नहीं, और टूटेगा तो इसकी मात्रा बढ़ेंगे, फिर इन श्रृंखलाओं में यह बढ़ता जा रहा है। तो विभिन्न देशों ने अपना अपना तकनीक इस पर काम करना शुरू किया है। ठीक है, अब इसमें ग्लाइडर तकनीक है, जापान की नेट तकनीक है, जापान की नेट तकनीक बोलते हैं उसको, जैक्सन वाला का नाम है नेट तकनीक। वो क्या कर रहा है सुनो, एक जो है नेट भेज रहा है अंतरिक्ष में, जार टाइप का। वह एक जार रूपी आकृति को भेजेगा और ये जार रूपी आकृति वहां पर जाके कचरवा को पकड़ लेगी, और जो कचरा पकड़ के फिर कहाँ आएगा, पृथ्वी पर लेकर के आ रहा है। तो उसको जापान का, जी हाँ, नेट तकनीक बोलते हैं। भारत ने क्या कहा, तो भारत का सोच तो एक अलग सोच ही है। काश दुनिया में कोई और देश हम लोगों जैसा सोचता, लेकिन दुर्भाग्य की कोई सोचता ही नहीं है। पाकिस्तान वाले को अफसोस होता होगा कि नहीं? बहुत होता होगा। वो अफसोस में अलबल बकते हैं। एक व्यक्ति पाकिस्तान का देखो तो जो बंटवाया, वो गया था एक्टर बनने, पता है ना सबको, मोहम्मद अली जिन्ना, वो हॉलीवुड का एक्टर बनने गया था। विरासत का बहुत बड़ा व्यक्ति था, राज परिवार से था, तो एक्टर बनने गया। एक्टर तो नहीं बना तो बन गया बैरिस्टर। अब बैरिस्टर बन के आ गया कहाँ, भारत में। गांधी को जब देखा सम्मान, तो गांधी के सम्मान से परेशान हो गया। अब परेशान होकर के नायक बनना चाहा पाकिस्तान का। तो नायक तो हम मानते नहीं हैं, लेकिन भारत के विभाजन का खलनायक बन गया। बना ही नहीं बना है? तो उसको सुनो इधर, हम लोग स्पेस में सोच रहे हैं, और कहाँ सोच रहा है, कचरा फैलाने पर सोच रहा है। एक वीडियो बहुत सुंदर साइंस से टेक में, उसको भी देखो।
एक बहुत सुंदर वीडियो एक दिन किसी ने वो कम्युनिकेट करके जोड़ करके, पता ना कैसे बनाते हैं सब वीडियो, तो वहां की, हाँ मीम्स टाइप का, वहां की एक लड़की थी, वो मीडिया में बाइट दे रही थी कि बड़ा होंगे भारत पर बम मारेंगे और एक एक करके चुन चुन के सबको मारेंगे। वही एक छोटा बच्चा हम लोगों के यहां से वो चंद्रयान-3 की सफलता पर बाइट दे रहा है कि आगे हम इसे अपग्रेड करेंगे, जो है सूर्य तक में अपने उपग्रहों को भेजेंगे। दोनों के सोच में कितना अंतर है, बहुत अंतर है ना। चलो सुनो, तो भारत का अंतरिक्ष कचरा कम करने के मामले में क्या सोच है कि हम कचरा ही पैदा नहीं करेंगे। और बोलो, अरे क्या साफ करना है, हम कचरा ही नहीं करेंगे। तो लोगों ने कहा कि कैसे कचरा नहीं करिएगा, तो कहा कि हम अपना व्हीकल्स जो है ना, अब RLV भेजेंगे। ये भेजेंगे, आएगा, आएगा ही नहीं, लौटते समय कुछ खराब वराब होगा तो अपने साथ लेते आएगा। इसकी तकनीक सबसे अच्छी लगी, हम लोग की तकनीक सबसे अच्छी है कि नहीं है, कि हम लोग कचरा ही नहीं करेंगे, सीधे भेज करके बुला लेंगे। तो लिख लो थोड़ा सा, कुछ लाइन लिख लो। कचरा कम करने के उपाय, कचरा कम करने के उपाय। पहला है जापान की नेट तकनीक, जापान की नेट तकनीक। दूसरा है इसरो, इसरो स्पेस कचरा को कम करने का प्रयास कर रहा है, कम करने का प्रयास कर रहा है। कम करने का प्रयास कर रहा है के लिए एक प्रक्षेपण में, माने एक ही व्हीकल से, इसके लिए एक प्रक्षेपण में, लॉन्च में, एक प्रक्षेपण में कई उपग्रहों को भेजा जाना है। एक प्रक्षेपण में कई उपग्रहों को भेजा जाना है। देख रहे हो ना, हम लोग तो अपना सार्क वाला देश से बोले हैं कि रे तुम लोग को फ्री में घुमा देंगे। देखा है, दक्षिण एशियाई देशों के उपग्रहों को हम लोग निःशुल्क में पहुंचा दिए, श्रीलंका, बांग्लादेश। हाँ, कहे कि लिया इधर पहुंचा देते हैं। सुनो आगे लिखो, थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू करता, थोड़ा तेज करो, ठीक है, थोड़ा रुकेंगे भी। पिक्सल किसको कहते हैं, पिक्सल? ये डिस्प्ले इसी से जुड़ करके पढ़ाई होगा। पिक्सल किसको कहते हो? तो कह रहा है कैमरा को पिक्सल कहते हैं सर। है पिक्सल क्या है? किसके पावर को? कैमरा के पावर को पिक्सल कहते हैं। कहाँ हैं आप? क्यों परेशान है? परेशानी का कारण बताइए। परेशान हैं आप मेंटली? भले ही आप इग्नोर करें, लेकिन शिक्षक है ना, अभिभावक हैं आपके, आपके मनोवृत्तियों को पहचान रहे हैं। चलो ठीक है, परेशान नहीं होते हैं, क्लास में रहते हैं। एक बार ये कि हमको तो नहीं दिख रही है, तुमको कैसे दिखेगी? चलो भाई सुनो सुनो, बातें नहीं हो। पिक्सल किसको कहते हैं? क्या कहना कि सर पिक्चर की जो सबसे सूक्ष्म इकाई है वह पिक्सल, पिक्चर की सबसे छोटी इकाई ही पिक्सल कही जाती है। कोई दिक्कत? किसी भी पिक्चर की सबसे छोटा इकाई ही पिक्सल कहलाता है। सामान्य शब्दों में 5 मेगापिक्सल
को शुरू करो, बड़ा वाला ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 5 मेगा पिक्सल का मतलब क्या होगा? 5000, 50 लाख, 50 लाख पिक्सल मिलेगा तो क्या बनेगा? 5 मेगा पिक्सल बनेगा। मतलब क्या? देखो तो 10 लाख का, 10 लाख पिक्सल का 1 मेगा पिक्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10 लाख पिक्सल बराबर 1 मेगा पिक्सल। कोई दिक्कत? 10 लाख पिक्सल बराबर 1 मेगा पिक्सल। एकदम ठीक है ना? ये दिक्कत है? दूसरी बात सुनो, किसी तस्वीर की तुलना कैसे करते हो? उसकी गुणवत्ता की तुलना तो पिक्सल से किया जाता है ना, कि कितना पिक्सल है। दूसरा एक और आता है रिजोल्यूशन, पिक्सल, और दूसरा आता है रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन किसको बोलते हैं? एक वीडियो में जो पिक्सलों की संख्या है, वह संख्या उसका रिजोल्यूशन कहलाती है। जैसे सामान्य कंप्यूटर में तुम देखो तो लिखा हुआ मिलेगा 800 गुना 600, ऐसा मिल गया। 800 गुना 200, 800 गुना 500, माने ये सब विविध विविध प्रकार के रिजोल्यूशन है। मैं तो समझाने के लिए बोला हूं। मानक डिस्प्ले डिवाइस तुम देखोगे, अपना भी मोबाइल खोलना, जब फोटो एडिट करता है तो पूछता है कि कितना का चाहिए, 4:3, 3:2, 9, 16:9, ये सब आता है। यही तो उसका रिजोल्यूशन है कि कितना का तुम रिजोल्यूशन फिट करना चाहते हो। ठीक है? तो एक पिक्सल हुआ और दूसरा रिजोल्यूशन हुआ। तीसरा एक एलईडी पर बात कर लेंगे आपसे थोड़ा सा। एलईडी क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी है। और एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। दोनों में अंतर बता दो। एलसीडी और एलईडी में अंतर क्या है? तुलनात्मक डिफरेंस बताइए। एलईडी और एलसीडी में डिफरेंस क्या है? वो कह रहा है कि एलईडी वाला थोड़ा महंगा होता है एलसीडी से। नहीं, हाँ, एलईडी थोड़ा पतला होता है एलसीडी से। हाँ एकदम, हाँ सुनो सुनो, ये भी सही है कि एलईडी जो है एलसीडी से वेट में कम होगा। कोई दिक्कत? एलईडी एलसीडी से वेट में कम होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा कि डायोड को प्रकाशित करने के लिए, देखना उसमें क्या होता है, डायोड लगा होता है, और डायोड को प्रकाशित करने के लिए काफी कम ऊर्जा की जरूरत होती है। अतः एलईडी एलसीडी के मुकाबले अधिक दक्ष होता है। तुम लोग एलसीडी देखा है कि नहीं? एलसीडी बॉल, हाँ है। एलईडी तो भैया है, एलसीडी में बॉल भी ट्रेन व्रेन में देखना लगा रहता है एलसीडी वाला बॉल। अब वो क्या होता है ना, हॉस्पिटल में भी एक समय के साथ उसका लाइट डिम होते चला जाता है, देखा है कभी? और एलईडी का लाइट जो है हमेशा एक जैसा बना रहता है। तुलनात्मक रूप से इसकी लाइट बहुत अच्छी रहती है। दूसरा, एलईडी का जीवन काल भी एलसीडी के तुलना में ज्यादा है कि कम है? एलईडी का जीवन काल एलसीडी के मुकाबले अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? कि ये जहां खराब होता है ना, केवल उसी पार्ट्स को चेंज कर दो। एलसीडी में दिक्कत है, सब बदलना पड़ेगा। एक शब्द और आता है प्लाज्मा, नाम सुना है कभी? प्लाज्मा। प्लाज्मा किसको बोलते हैं? प्लाज्मा किसको बोलते हैं? मैटर का छोटा हो जाना। अच्छा, ये कह रही पदार्थ की चौथी अवस्था, फोर्थ स्टेजेज ऑफ मैटर, वही वाला। हम लोग प्लाज्मा स्क्रीन की बात कर रहे हैं।
नहीं है। हाँ, वो प्लाज्मा मैटर वाला बात नहीं कर रहे हैं, प्लाज्मा स्क्रीन की बात कर रहे हैं। आजकल देख रहे हो कितना बड़ा बड़ा एकदम स्क्रीन लगा हुआ है, तो ये प्लाज्मा स्क्रीन क्या है भाई? अब इसमें क्या है प्लाज्मा में, कि जैसे यहां पिक्चर को दिखाने के लिए, पिक्चर को दिखाने के लिए केवल एक नहीं अनेक प्रकार के कैप्सूल लगे होते हैं। अलग अलग कैप्सूल से जो है एनोड गैस भरी होती है उसमें, और इसको बनाए जाते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा की सहायता से जितना बड़ा स्क्रीन चाहो उतना बड़ा स्क्रीन बना सकते हो। हॉल में फिल्म देखने जाते हैं ना, कितना बड़ा उसका स्क्रीन हुआ है। पहली बार हम भी गए थे तो सोचे कि फिल्म कम देखे, सोचे कि कौन सी पर लाद के आया होगा, नहीं समझे। पहली बार हॉल में फिल्म देखने जाने पर फीलिंग आया कि अरे भाई इतना बड़ा स्क्रीन। हम लोग तो देखते थे टीवी छोटा सा, जाकर के पहली बार स्क्रीन देखे तो स्क्रीन देख करके दिमाग में हर बार यही क्वेश्चन आ रहा था कि ये कैसे आया था कि फूटा नहीं था। क्यों वगैरह की गजबा रहा था। हाँ सच्चा, ये स्क्रीन मतलब दिखाएगा कि नहीं कि शीशा का है। अरे आप लोग समझ रहे हो, स्क्रीन मतलब क्या, शीशा का है। तो शीशा कैसे आया कि नहीं फूटा था, बाद में बहुत पढ़ने के बाद पता चला कि ना ये तो प्लाज्मा वाला स्क्रीन है। और इससे इतना ही बड़ा नहीं, जितना बड़ा चाहे ना उतना बड़ा स्क्रीन बना सकते हैं। अगर पूरा इस दीवार से लेकर और वो दीवार तक का चाहो कि एक स्क्रीन बनाना है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि इसका जीवन काल कम होता है, स्क्रीन पर धब्बा बनने लगता है, बीच बीच में धब्बा बनने लगता है। एलसीडी एलईडी की तुलना में ये ज्यादा गड़बड़ है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, अब जाओ उधर देखो, प्लाज्मा स्क्रीन दिख रहा होगा, स्वच्छ पटना, अपना पटना, वो कौन स्क्रीन है? प्लाज्मा है। वही क्या है, प्लाज्मा का सबसे बेहतर उदाहरण है। प्लाज्मा का उपयोग कहां नहीं कर सकते हो, याद रखना, बहुत काम की बात है, ये मिस कर गए तो खतरा है। प्लाज्मा का उपयोग कंप्यूटर मॉनिटर में नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो कहोगे कि सर प्लाज्मा सबसे ज्यादा ऊर्जा का खपत करता है। प्लाज्मा सबसे ज्यादा ऊर्जा का खपत करता है। दूसरा, इसको मतलब थोड़ा सा भी अगर चोट वोट लग जाए, थोड़ा सा भी इसको ज्यादा टच कर दें, गिर जाए तो तुरंत खराब हो जाता है। इसलिए वहां पर कंप्यूटर में किस स्क्रीन का उपयोग करते हैं? एलसीडी का। जल्दी बताओ, कंप्यूटर में किसका उपयोग करते हैं भाई? सीआरटी मॉनिटर। कभी पढ़ा है क्या तुम लोग? सीआरटी मॉनिटर। कंप्यूटर दिखाई नहीं चलाया है? चलाया तो क्या सीखा? जो मॉनिटर होता है उसके मॉनिटर में अब कौन प्रयोग हो रहे हैं, याद रखिएगा। कंप्यूटर में सीआरटी मतलब क्या कि कैथोड रे ट्यूब, बहुत कम ऊर्जा से पूरा स्क्रीन जो है वो जगमगा रहा है। प्लाज्मा नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? ऊर्जा ज्यादा लगता है, काम करने में सुविधाजनक नहीं है, रेज ज्यादा निकलते हैं, इससे रेज कम निकलता है। और यही कारण है, देखो कैथोड वाला ग्लव्स की लोग लगा करके बैठते हैं नहीं कि नहीं, कट ग्लव्स। तो ये एलईडी है और इस पर हम लोगों को आपसे बातें करनी थी। एक आ रहा है अभी वर्चुअल रेटिनल डिस्प्ले, ये थोड़ा सुनना लो, इसको नहीं लिखाएंगे। एक आ रहा है वर्चुअल रेटिनल डिस्प्ले, ये किसको बोलते हैं? वर्चुअल रेटिनल डिस्प्ले होता क्या है बंधु? फिल्म वोल्यूम देखने क्या है, 3D चश्मा लगा देता है वो आंख में, देखा है कभी? नहीं देखा? अब वो 3D जैसे लगाएगा वो आपको लगेगा कि मेरे ही पास हो रहा है क्या,
कुछ तो निकाल के भाग जाते हैं। खास करके डरावने और भूत वाला मूवी में अगर लगा दिया जाए तो कुछ लोग पागल हो जाएंगे, इस तरीका का होता है। हाँ हाँ, वो चल रहा है उस दीवार में, अब पता चलेगा तुम्हारे पसवे में चल रहा है, कोई उधर से दौड़ा तो लगा कि आगे अब आप ही को मार दिया, इस तरीका की फीलिंग आती है। ये क्या है मेरे भाई? तो ये वर्चुअल रेटिनल डिस्प्ले है। इस तकनीक में रेटिनल स्कैनल डिस्प्ले, ये सीधे रेटिनल प्रोजेक्टर कहा जाता है। आपके आंखों के रेटिना पर इसका फोकस किया जाता है। रे बालक मेरे पर फोकस करो। चित्रण सीधा किया जाता है कहां? तो आंखों के रेटिना पर। याद रखिएगा, वर्चुअल रेटिनल डिस्प्ले में जो फोकस है वो सीधे आंख के रेटिना पर लगाया जाता है और दर्शक को आभास होता है कि तस्वीर उसके सामने बन रही है, एकदम आत्मसात हो जाता है। इस तकनीक पर गूगल ग्लास कार्य करता है। इसी तकनीक पर एक है ओलेड। कभी टीवी को भी खरीदने जाना तो टीवी वाला कहेगा कि अब एलसीडी एलईडी नहीं, ये कहेगा ये ओलेड स्क्रीन है। अब तो एक ओलेड कंपनी है भी है, टीवी भी बनाती है। ये ओलेड का क्या फायदा है भाई? ओलेड का क्या फायदा है? ओलेड क्या है? ओ एल ई डी। इसमें ज्यादा कोई अंतर है क्या? देखिए तो, ओ से ऑर्गेनिक। जी हाँ, वाह, बहुत बढ़िया, दिमाग लगा दिया। ये अधिकारी वाला दिमाग है कि एलईडी लिख के और उसके आगे में वो लगा दीजिए, वही वो भी किया है। बहुत बढ़िया। सुनो, केवल एलईडी में ओ मतलब ऑर्गेनिक जोड़ देना। अब समझा देते हैं हम कि कार्बनिक एलईडी ये बन जाता है, ऑर्गेनिक लगा देते हैं, मतलब इसमें करंट प्रवाहित करने पर ये चमकने लगता है और इससे जाने वाला जो रसायन है वो पॉलीएलिन रसायन होता है। पॉलीएलिन रसायन होता है जो स्क्रीन को चमकने में मदद करता है। अब कहोगे सर एलसीडी एलईडी ठीक था, वो ओलेड को क्यों बना दिया गया? ऑर्गेनिक एलईडी क्या है? सुनो, इसके लाभ बता देते हैं। ये और पतला हो जाएगा। पूरी दुनिया पतले पर मर रहा है। फोन में, स्क्रीन में, सब देख रहा है भाई, पतला बंदा समझ रहा है ये है। सुनो इधर, तुम अपनी दुनिया में रहता है। इधर देखो, बहुत लोल आदमी है सब। सुनो, इससे क्या हो जाएगा कि स्क्रीन काफी पतला हो जाएगा और स्क्रीन रुकना लोचशील हो जाएगा। उसमें लोच आना शुरू हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं। पता चला कि यहाँ अच्छा शुरू करना है, बोर्ड को खोल दिए, पढ़ा लिए, और फिर अब ये दुकान दूसरे जगह जाने वाली है, तो फिर क्या करेंगे? बंद करेंगे। अब बंद करके दूसरे जगह दुकान चलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? ओलेड स्क्रीन। कोई बड़ा चीज है जी? हाँ, तो सब में ना लगेगा जी, वही तो कर रहे हैं हम। कैसा होता है? पतला होता है। एलईडी को घुमा दीजिएगा, अरे घुमा लेगा एलईडी को, एलसीडी घूमेगा, और सीआरटी मॉनिटर घूमेगा? नहीं घूमेगा। कौन घूमेगा? ओलेड वाला घूमेगा। पता चला पॉकेटे में रख ले है, और कहीं बैठा और वह निकाल के शुरू हो गया। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ जनरेशन में देखो, ये सब क्या है? क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। विकसित देशों में ये सब चलते हैं, अपने यहाँ इस स्तर पर क्रय शक्ति है नहीं है। अभी भी भारत में भारत की स्थिति बहुत बुरी है हर एक स्तर में। अभी भी भारत में एक बड़ी जनसंख्या के पास तो सामान्य टीवी भी उपलब्ध नहीं है। ओलेड एलईडी की कौन बात करे? ठीक है, और जितना सरकार गैस बांटता है उसे बढ़िया है कि को टीवी बांट देता, लोग ज्यादा प्रसन्न होता। हाँ सच बोल रहे हैं, गैस पर ज्यादा खुशी नहीं है।
जैसे लाइट पहुंचा दिया तो टीवी पहुंचा दे, लोग उसी में फंसा रहेगा। है पढ़ाई लिखाई, टीवी जिसके घर में है उसके घर में पढ़ाई नहीं होता है जी। हाँ ऐसे महिला, ये देखिए अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। तो ये सोचो कि जहां पर अगर टीवी है वहां पर जो है समस्याएं है कि नहीं है, और वहां के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, वहां आईएएस आईपीएस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। दो चीज में से एक बता दो, डिजिटल क्रांति पढ़ा दें कि मोबाइल तकनीक पढ़ा दें। अभी मोबाइल तकनीक भी पढ़ना है, जैसे 1G 2G 3G 4G 5G, ये सब नहीं पढ़िएगा। अच्छा मोबाइल के पढ़ा दें, हाँ वो कह रहा है कि मोबाइल का सर ऑपरेशन करा दीजिए। हाँ 6G 7G पर भी बातें हो रही है, ठीक है। अभी बहुत सारे जो है यूरोपीय देश अब कह रहे हैं 7G पर आ रहे हैं। आज डिजिटल क्रांति भी पढ़ना जरूरी है, डिजिटल इंडिया भी पढ़ना है। क्यों डिजिटल इंडिया पढ़ना है? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का सपना है डिजिटल इंडिया, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे हम वाकई में डिजिटली तो होते ही जा रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? डिजिटल गांव भी होना चाहिए ना। आज सुनो पहले, नहीं वो हटाओ, मोदी जी चाहे किसी सर का नाम यहाँ नहीं लिया जाएगा। सुनो मेरी बात, सुनो धैर्य से सुनो। ये बताओ डिजिटल के क्या लाभ हैं और डिजिटल के सामने क्या चुनौती है। काम इसी पर करना है कि डिजिटल के क्या लाभ हैं और डिजिटल की क्या चुनौती है। जैसे ही, लेकिन डिजिटल बहुत हद तक भारत में सफल होता जा रहा है। लोगों ने कहा कि सर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम चला रहे हो जो, तो बिना पढ़े लिखे लोग इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। आज देखो तो सबको चला रहा है कि नहीं चला रहा है। चाय बेचने वाला डिजिटल हो चुका है, सब्जी बेचने वाली एक महिला जो सिग्नेचर भी नहीं करती है, ठप्पा मारती है, वो भी डिजिटल बन चुकी है। अरे बनी है कि नहीं बनी है? बनी है कि नहीं बनी है? उसके दस्तखत कराने के लिए, बैंक में खाता खुलवाने के लिए वो ठप्पा मारी है, लेकिन काम उसका डिजिटल हो रहा है। इसी चीज को तो समझना है। स्टूडेंट भी डिजिटल हो गए हैं, नहीं हुए हैं? ऑनलाइन मोड में भाग गए हैं कि नहीं है? रिजल्ट भी डिजिटल हो गया है, ठीक है। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जब भी डिजिटल हो गया है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है। ये इसके फायदे हैं। तो इन क्षेत्रों से क्लास को शुरू करें या मोबाइल तकनीक पर क्लास को शुरू कर दें? डिजिटल पर शुरू कर दें, फिर मोबाइल तकनीक पर हम लोग आएंगे, स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। आए हाँ वो कह रहा है कि मोबाइल शुरू कर दीजिए। कोई बात नहीं रे बालक, जो कहेगा वही शुरू हो जाएगा। लिखो स्पेक्ट्रम, लिखो। स्पेक्ट्रम घोटाला एक बार इस देश में हुआ था, नाम सुना था तुम लोग? तो स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम कहते किसको हैं? राहुल गांधी को। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? सुनो, स्पेक्ट्रम आवृत्तियों का एक समुच्चय है, ठीक है। मतलब जो रेज है, वेव है, उन वेव का एक समुच्चय है। इसमें तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती हैं और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से ये आती हैं। इसमें दो प्रकार के आपको स्पेक्ट्रम में मिलेंगे, एक संचारी और दूसरा आयनीकृत। ठीक है। आपसे एक बार निवेदन है कि आप लोग घर से खूब सुंदर पढ़ के आइए स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। हम स्पेक्ट्रम पर कल से बात करेंगे और इसी स्पेक्ट्रम में क्या आता है, मोबाइल तकनीक आगे ले आके जोड़ दिया जाएगा, साथ ही 5G तकनीक को पढ़ लिया जाएगा, 4G को पढ़ लिया जाएगा, 1G और 2G में डिफरेंसेस क्या हैं उस पर बात कर लेंगे, फिर 5G से 6G में क्या बदलेगा उस पर बात कर लेंगे, मोबाइल को सेल क्यों कहते हैं इस पर भी बात कर लेंगे। अरे कुछ लोग देखा है, कहता है कि सेल, मेरा सेल गुम हो गया,
मेरा सेल बंद था। ये बात तुमने जानता है, मोबाइल का जो वैज्ञानिक नाम है वो सेल ही है। क्यों सेल कहते हैं? नहीं सुना है कभी? नहीं, क्यों नहीं सुने? क्यों नहीं सुने? चला जाए? हाँ, लिख के लाए हैं आप लोग? हाँ, सबका जमा कर लेते हैं, सबका जमा कर लेते हैं बंधुओं।